वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। रंजीत कुमार शो में हम हमेशा HR प्रोफेशनल्स, HR प्रैक्टिशनर की बात करते हैं। उनको इस प्रोग्राम में इनवाइट करके हम उनसे सीखते हैं और हमारा मकसद ये है कि आप भी उनसे लर्निंग ले सकें। ट्यून इन टेक की सीरीज पावर्ड बाय टाइम ट्रैक्स में आज हमने जिनको दावत दी है उनका प्रोफाइल, पहले उनको दिखाने से पहले हम बताते हैं उनका प्रोफाइल क्या है। जब मेरी बात हो रही थी टाइम ट्रैक्स के हवाले से कि भाई आज कौन से ऐसे प्रोफाइल आ रहे हैं जिनसे मैं बात करूंगा, तो उन साहब ने कहा कि आपको जो प्रोफाइल आज हम भेज रहे हैं वो है ओशन ऑफ नॉलेज, वेयरहाउस ऑफ स्किल्स एंड लोड्स ऑफ एबिलिटीज व्हेन यू टॉक अबाउट द HR। तो जब मैंने इस शो से पहले उनसे बात करना शुरू की तो मुझे लगा कि लोग मुझे कहते हैं मेरी USP एनर्जी है, लेकिन इनको देख के मुझे लगता है मेरी सेकंड थर्ड में भी नहीं आएगी। फर्दर डिले नहीं करते, हम दावत देते हैं मिस गजाला कंवल, GM HR अलहाज ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्रोटोन, फो एंड जोंगटोंग। ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जब आप इनको सुनेंगे तो आपको लगेगा हमने बहुत देर से इनको सुना, लेकिन सही वक्त पे हमने इनकी बातें सुनी और लर्निंग सीखी। मिस गजाला, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। सबसे पहले बताइए कि आप कैसी हैं और आपको पॉडकास्ट में आते हुए कैसा लग रहा है? I'm good and I'm very excited to come in this podcast. Obviously, जब आप लोगों की तरफ से कॉल आई and I came to know कि आप हो होस्ट, तो मैंने सोचा why not? I know. आपने तारीफ इतनी कर दी है कि पहले मैं उसको absorb करने की कोशिश कर रही हूँ। So I'm very excited, I'm good and I am quite sure आज हम जो बात करेंगे बहुत सारे HR प्रोफेशनल्स के लिए उसमें बहुत सारी नॉलेजेबल फिनोमेना होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। मिस गजाला, मतलब यानी कि HR की फील्ड के हवाले से जब मैं आपको देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है द वे यू टॉक, राइट, द वे यू पुट द जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो सब चीज़ें ऐसी मुझे लगता है कि आप किसी न किसी मार्केट या सेल्स साइड हो। जब आप यानी बड़े बड़े किसी CEOs को देखेंगे वो अच्छे शायद फाइनेंस मैनेजर ना हो, लेकिन अच्छे स्पीकर होते हैं और अच्छी मार्केटिंग सेलिंग स्ट्रैटेजीज पे बात करती हैं। मुझे ऐसा लगता है आप वो प्रोफाइल हैं, लेकिन HR में कैसे? सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि HR प्रोफेशनल्स को सबसे अच्छा मार्केटर और सेल प्रोफेशनल होना पड़ता है। वाई? बिकॉज यू आर वर्किंग इन द मिडल ऑफ समथिंग जहां आपने एम्प्लॉय के लिए भी बात करनी है, एम्प्लॉयर्स के लिए बात करना है। एम्प्लॉयर को सेल करना है एम्प्लॉय के सामने, उसकी पॉलिसीज को, और एम्प्लॉय की नीड्स, वांट्स एंड रिक्वायरमेंट्स को अपनी सेल करना है मैनेजमेंट के सामने। सो यू नीड टू बी इवन बेटर सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल। जो आप हार्डकोर किसी प्रोजेक्ट को बेच रहे हो या किसी टेंजिबल प्रोडक्ट को बेच रहे हो, उससे भी अच्छे सेल प्रोफेशनल आपको होना चाहिए। हमारे एम्प्लॉयज इंटरनल कस्टमर्स तो हैं, तो कस्टमर। अच्छा, लेकिन बिल्ट इन आपके अंदर मार्केटिंग सेल्स टेक्निक्स हैं। आप, मुझे लगता है HR से बाय द टाइम 15 years, बाय द टाइम सेल्स एंड मार्केटिंग की KPIs बनाते बनाते सेल्स एंड मार्केटिंग को हैंडल करते करते वो भी आ गया। बट अगर सिर्फ HR की बात करें तो पीपल मैनेजमेंट वाज माय फोर्टे। मुझे इंटरेस्ट था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जब मुझे अपना एजुकेशन के टाइम पे चूज करना था मार्केटिंग, फाइनेंस और HR जो भी है, हाँ, तो मुझे हमेशा से ही HR इंटरेस्ट करता था बिकॉज ऑफ द रीजन रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू एंड ऑल दैट, यू नो, दैट अथॉरिटी एंड सो एंड सो फोर्थ। बट जब मैंने प्रैक्टिकली इस फील्ड में कदम रखा तो मुझे लगा नो, इट्स नॉट वेरी इजी केक टू ईट, इट्स नॉट अ वेरी इजी केक टू ईट। By the time मुझे ये realize हुआ कि I need to learn more about human personalities, because when I'm going to interact with human being, I need to learn how they behave, what are the personalities who interact in the organization which create group dynamics, right, and which create a wave in the organization to drive strategy. So everything is linked with the human personalities. तो मैंने जब साइकोलॉजी की तरफ जाने के बारे में सोचा, वो उसी से लिंक्ड है कि मुझे लगा कि समथिंग इज गैप हमारे HR की फील्ड में, पर्टिकुलरली जो एजुकेशन HR की फील्ड में पाकिस्तान में दी जाती है उसमें कुछ गैप है। तो मैंने फिर साइकोलॉजी पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी पढ़ा, पर्सनालिटी थ्योरीज पढ़ी, बहुत सारा मॉडल्स एंड बहुत सारे फ्रेमवर्क पे काम किया, उनकी प्रैक्टिकलिटी को समझा, उसमें जो टूल्स यूज़ होते हैं, तो उसने मुझे और ज़्यादा जो है एक्सेल कर दिया इस फील्ड में कि HR में आप किस तरह पर्सनालिटीज़ के साथ लेके चलते हैं। एंड ऑब्वियसली 15 years marketing, finance was something I was not knack of numbers. लेकिन by the time now I'm okay with that. I'm as good as a finance professional. So ultimately it become part of. मुझे आपकी ये लाइन ऑफ परसूट ऑफ हैप्पीनेस का डायलॉग याद कराती है। वो जो ना विल स्मिथ से पूछते मूवी, तो उसमें वो कहते हैं कि yes Mr. Chris, define yourself, right? So Chris कहता है I'm good with numbers, I'm good with the people. So जो good with the people वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम उसमें अच्छे हैं, हमें और सारी चीज़ों में एक्सेल करने में बड़ा मजा आता है।
जबरदस्त। सो मिस गजाला, आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे बेसिकली वो है नेविगेटिंग द डिजिटल लैंडस्केप इन एचआर, ई पर्सनल, ई अटेंडेंस, ई लीव एंड ई पेरोल मैनेजमेंट के हवाले से। ये सब चीजें जो है आपने देखी होंगी, पढ़ी भी होंगी और 15 साल के जो टेन्योर में आपने एक्सपीरियंस भी की होंगी। मार्केट में इतने सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लोकल, ग्लोबल, गल्फ कंट्री से भी ऑपरेट करती हैं बहुत सारी कंपनीज। आपको टाइम ट्रैक्स ही क्यों पसंद आया और टाइम ट्रैक्स को क्यों आपने चुना, इसके पीछे क्या वजह है? अच्छा, एक तो टाइम ट्रैक्स मेरी करियर की शुरुआती दौर का एक सॉफ्टवेयर था जिसके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ इन द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ माय करियर। तो वो जो अर्ली स्टेज ऑफ करियर का जो रोमांस होता है ना, वो बड़ा लंबा लेके चलता है। हाँ, वो जवानी का इश्क लंबा चलता है। तो अर्ली स्टेजेस में इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद टाइम ट्रैक्स मेरे ख्याल में इस वक्त अगर हम देखें इंडस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। इधर आप मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात करें और लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हर इंडस्ट्री में और हर सेक्टर में यूज़ हो रहा है। सो टाइम ट्रैक्स की अवेलेबिलिटी इन द मार्केट, नंबर 1। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम ट्रैक्स की फ्लेक्सिबिलिटी according to organization, that is remarkable. So time tracks के साथ रोमांस पुराना है, लेकिन टाइम ट्रैक्स के साथ इंटरेक्शन एंड ये सब जो है ये बाय द टाइम प्रोफेशनल नीड एंड रिक्वायरमेंट्स थी, इसको और ज़्यादा जो है ना मैच्योर कर रही है। एब्सोल्युटली है। तो यानी कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है या प्रोडक्ट के बनाने वाले, फैसिलिटी सर्विस देने वाले, उनकी सर्विस क्वालिटी बहुत अच्छी है। आखिर टाइम ट्रैक्स को मैं कहूँगी दो हिस्सों में ब्रेक कर दें, प्रोडक्ट वाइज एंड सर्विस वाइज। मतलब आपको क्या लगता है कि यार इस वजह से ये सस्टेन कर रहा है मेरे पास और जहां भी जाऊंगी इनके बारे में सिर्फ इस क्वालिटी को आगे लेकर जाऊंगी? लुक रंजीत, आई एम अमंग दोस पर्सन जैसे किसी को दूसरा मौका नहीं देती। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट, मैं दूसरा मौका नहीं देती। तो अगर इनकी प्रोडक्ट अच्छी होती और सर्विस अच्छी ना होती तो मैं यहाँ नहीं होती। तो माशाल्लाह दे हैव बोथ, इनकी टीम, इनकी डेडिकेशन, आई मीन ऑन अ सिंगल कॉल। मैं आपको अभी रिसेंट लास्ट वीक की एग्जाम्पल बताती हूँ। 6, साढ़े 6 बजे मैं ऑफिस से निकल रही थी और मुझे एक इमीडिएट चेंज चाहिए था सिस्टम के अंदर। अगर वो चेंज नहीं होता उसी वक्त तो शायद मेरा पेरोल या कुछ चीज़ें लेट हो जाती। मैंने 6:30 बजे 6:30 पे फ़ोन किया कि यू हैव टू डू दिस चेंज टुडे सो दैट मैं सुबह 9 बजे इसको एग्जीक्यूट कर दूँ। एंड बिलीव मी, आफ्टर 15 मिनट्स मुझे वो चेंज मिला। एक्सीलेंट। आई थिंक द सर्विस इज यूएसपी। प्रोडक्ट तो है ही ठीक है, लेकिन सर्विस ऐसा ही। एब्सोल्युटली। तो आजकल ऐसा ही है कि कस्टमर डिलाइट का सबसे बड़ा जो अच्छा ऑप्शन है वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी भी चाहे गोल्डन क्यों ना हो, प्रीमियम क्यों ना हो, अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं है तो आपकी प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट भी ब्रॉस क्वालिटी प्रोडक्ट है। सो फर्दर हम बात करते हैं, टेल अस अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ डिजिटल सॉल्यूशंस इन एचआर। हाउ हैव पर्सनल, ई अटेंडेंस, ई लीव एंड पेरोल ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल एचआर सिस्टम इन पाकिस्तान? Number 1, global sphere is changing. Right. Technological advancement, or we can say technological reinforcement, has already changed the globe. As far as HR is concerned, HR was initially considered as personnel management. Their job was to do administrative tasks like do attendance and payroll management and hiring and firing. But now the role of HR has been evolving with the time. Now they're more a strategic partner. They have to drive the organization rather than just do administrative tasks. So this change in the overall sphere of HR system and a change in the strategic role of HR has bring in the need of technology into the HR. Number 1. Number 2, global changes with regard to technology and with regard to how people work. I mean, let's see an example of COVID-19. The COVID-19 is an era. We call it a pre and post COVID-19 world, right? It's a new, we call it new world order, new world. So this has basically changed how people work. Now remote working, hybrid working has taken its place. पहले भी काम हो रहा था लेकिन कोविड ने स्पीड अप कर दिया। पहले हो रहा था यूरोपियन कंट्रीज में, बिल्कुल हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री में ये चेंज हमने मेजरली जो देखा है वो कोविड के दिनों में देखा है। और उसके बाद पोस्ट कोविड इसने इनहेंस करना शुरू किया, बिकॉज एक ट्रायल हो गया कि हाइब्रिड वर्किंग इज समथिंग व्हिच कैन बी डन, राइट? एक्सेप्ट फ्यू इंडस्ट्रीज, IT के अलावा तो कोई भी हाइब्रिड काम नहीं करता था पैसे। बट नाउ
इवन अपार्ट फ्रॉम सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने भी हाइब्रिड वर्किंग को कंसिडर करना शुरू कर दिया, राइट? सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने बहुत तेज़ी के साथ HR के पूरे सिस्टम को चेंज किया. AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द न्यू इरा, न्यू नॉर्मल, बिकॉज AI आपकी पूरी वर्कफोर्स मैनेजमेंट को चेंज करने वाला है. सो ये सब चेंज हमारे डोर स्टेप पे खड़े हुए हैं. वी हैव टू ब्रिंग अ चेंज इन आवरसेल्व्स, अदरवाइज सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सो अगर हम ई पर्सनल और इन सारे सिस्टम्स की बात करें तो सबसे पहले तो डिजिटल रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेडली बाय 2025 HR टेक्नोलॉजी मार्केट इज गोइंग टू राइज अप टू $25 billion by 2025. That means there is a $25 billion. So it's a number. That means HR technology market is going to go up. Right. And why it's going to go up? Because when there is a need, there is a supply. So supply and need. So this is one of the factors that HR technology is going to take its place. It's the need. It's not just the fashion or a buzzword or a yo factor. No, it's the need. It's your survival, or otherwise you're not going to survive. So HR technology has bring its solutions. Digital solution in Pakistan were limited a decade before, but now they are increasing. Yes. So finding out a good digital HR solution is the forefront of all your operations of HR. You need to understand what's the best fit for your organization. Obviously, you need to understand the ecosystem of your country, HR digital ecosystem of your country, where you are operating, because we have different systems, we have different compliance requirements, regulatory requirements. Our taxation system is one of the most complicated taxation system in the world. Yes. Same applies to our regulatory. You will be surprised to learn that Pakistan, if we talk about employment laws, Pakistan is among those countries who has signed 83 ratification with ILO, International Labour Organization, which is largest in the number. So 83 ratification का मतलब है you have to follow and implement 83 employment laws in your industry. Otherwise, ILO can question you that why you are not implementing. You have signed this document. So our regulatory requirements are quite cumbersome. In this scenario, you need to learn that how to take up these rules. I mean, whenever you are bringing in or thinking to bring in digital technology into your organization, you have to check what is the best fit for your organization, what is your requirement, and which software, which digital solution is going to help you in that particular way. Right. Absolutely. So when we talk about all these e-attendance and e-personals and everything is linked with what is the best integration model for LinkedIn. यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं ये ग्लोबल मॉड्यूल्स में तो मौजूद है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो आप मुझे अभी एक्सप्लेन कर रही हैं, टाइम ट्रैक्स भी आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है क्या? इस टाइम ट्रैक्स के पास ये सारी चीज़ें हैं? मैं जानना चाहता हूँ टाइम ट्रैक्स के पर्सपेक्टिव से वो ये सारी चीज़ें और आपकी कंपनी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है. इसके बाद छोटा सा हम ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद वापस हम दूसरे क्वेश्चंस पे जाएंगे. टाइम ट्रैक्स आपको कैसे डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी चेंजेस लेकर आ रहा है जिसमें आप मुस्तफीद हो रही है? जी देखिए, सबसे पहले तो हैविंग वन विंडो सोल्यूशन इज द प्राइम फैक्टर. जब भी आप किसी डिजिटल सोल्यूशन पे जाते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपकी सारी नीड्स और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे. बहुत सारे इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं जो हर तरह का मॉड्यूल देते हैं. प्रॉब्लम वहाँ आती है कि नॉट एवरी साइज फिट फॉर ऑल. यस, ऐसा ही, राइट. हर internationally recognized well-branded software is not meant for you. Yes. Why? They are costly. Yes. Number 2, they are not embedded for your environment. Customization की problem है. Again, they are not embedded. They are not made for your environment. Right. So they claim that whenever you are buying our software, you have to change your policies according to our system. प्रॉब्लम वहाँ आता है जब आप पॉलिसीज चेंज करने जाते हैं और उसकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है. Yes, yes. पाकिस्तान इज अ कंट्री जहाँ डॉलर 1 घंटे के बाद अपनी शक्ल बदल लेता है. Absolutely. राइट. सो ऐसे कंट्री में कॉस्ट इफेक्टिव होना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. अदरवाइज देयर इज नो प्रॉफिटेबिलिटी. व्हेन देयर इज नो प्रॉफिटेबिलिटी, देयर इज नो बॉटम लाइन, देयर इज नो सर्वाइवल. एवरीथिंग इज लिंक्ड विद द नंबर. सीधी सी बात है, प्रॉफिट के साथ लिंक्ड है. तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं धंधो इन पैसो हर चीज़ से लिंक है. सो अगर यानी कि डिस्टर्ब होगी तो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी. तो इसका मतलब यानी कि जो टाइम ट्रैक्स मेड इन पाकिस्तान, मेड फॉर पाकिस्तान है, इट्स रेडी टू कॉम्पीट इंटरनेशनल ब्रांड्स. क्या
यानी कि आपका पीछे कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि कभी आपने कोई इंटरनेशनल या अदर ब्रांड्स यूज किए हों और टाइम ट्रैक्स को यूज किया हो? डिफरेंशिएशन तो इसलिए बिकॉज आई वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट फैन ऑफ टाइम ट्रैक्स, आई नो इट। कुछ तो अच्छी बाकियों में भी होंगी, तो उनकी अच्छाइयाँ उनको कंक्लूड करते हैं कि टाइम ट्रैक्स में ऐसा क्या है कि आपको रिटेंशन होने पे मजबूर कर देते हैं लोग। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं अपनी प्रीवियस एग्जांपल्स को लूँ और टाइम ट्रैक्स की पर्टिकुलर रेफरेंस से अगर बात करूँ, तो मैंने एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 2 तजर्बे किए, टाइम ट्रैक्स भी और एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर को भी अडॉप्ट किया। प्रॉब्लम उस वक्त आना शुरू हुई जब इम्प्लीमेंटेशन हुई। कॉस्ट तो चलो हमने बेयर कर ली व्हाटसोएवर। जब हम इम्प्लीमेंटेशन पे आए, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉपुलेशन है जिसने उस सिस्टम को चलाना होता है, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होगी अगर, और कोडिंग जरूरत से ज्यादा होगी, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सिस्टम दिखने में, विजुअल्स में, तो सबसे पहले तो हमारी वो यूजर्स जिन्होंने उसको यूज करना है वो वहीं घबरा जाएंगे कि वी कैन नॉट यूज इट। तो सबसे पहले तो अट्रैक्टिव होना। आप UI UX इनका बहुत अच्छा है टाइम ट्रैक्स, हमने देखा है। कलरफुल और दूसरा कलरफुल में जो और कोडिंग बच्चे के साथ हमने जो कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, मैं कहता हूँ खुद हम कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। फिर दूसरी चीज की कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आप यूज नहीं करते। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बज वर्ड्स या जो टर्मिनोलॉजीज यूरोप में यूज हो रही हैं, USA में यूज हो रही हैं या दुबई में यूज हो रही हैं, हमारे यहाँ वो टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं हो रही। वो जार्गन्स किसी यूजर को समझाने तक में इतना टाइम निकल जाता है कि फिर वो आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो जाती है। तो वो स्क्रीन को जो जितने भी इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हैं, ऑब्वियसली वो सोफिस्टिकेटेड बने हुए हैं, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे, लाइट कलर्स, जार्गन्स, तो वो देखते ही सबसे पहले यूजर कहता है कि ये इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। सो सबसे पहले आपको मेंटालिटी समझनी है अपनी पॉपुलेशन की कि वो किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल लेते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपके की यूजर्स ही होंगे जिन्होंने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। सो ये एक चैलेंज है जो नज़र आता है, नंबर 1। नंबर 2, इंटीग्रेशन। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑलरेडी सिस्टम चल रहा होता है, उस सिस्टम को डिजिटल सिस्टम में अडॉप्ट करवाना, इंटीग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ डेटा, सिक्योरिटी आपकी। अगर मैं सिर्फ HR के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो HR कि जो पर्सनल मॉड्यूल है या कॉम्पनसेशन मॉड्यूल है, उसमें बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। यू आर नॉट श्योर अबाउट सिक्योरिटी, यू आर नॉट श्योर अबाउट माइग्रेशन ऑफ डेटा, इंटीग्रेशन कितना अच्छा है एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ। ये सारे फीचर्स अगर आपको नहीं मिलेंगे और आप एक ऐसे वेल ब्रांडेड सॉफ्टवेयर को ले लेते हैं जो आपकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में इतने चेंज लाता है और इतना टाइम लेता है कि आपका सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, फिर यू चूज समथिंग विच इज़ अवेलेबल जस्ट ऑन अ सिंगल कॉल, और जहाँ से आपको सर्विसेज भी मिले, बहुत इजीली इम्प्लीमेंटेशन और इंटीग्रेशन भी हो जाए। एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो इन अ सिंपल वर्ड के एक होता है सोल्यूशन और एक होता है वन विंडो सोल्यूशन, इन टाइम ट्रैक्स ऑफरिंग यू वन विंडो सोल्यूशन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर बात करते हैं आपसे ई पर्सनैलिटी अटेंडेंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक टू ट्यून इन टेक पावर्ड बाय टाइम ट्रैक्स। ऑलरेडी हमारी बड़ी जबरदस्त बात चल रही है कि डिजिटल लैंडस्केप क्या है, ई पर्सनल, ई अटेंडेंस, ई पेरोल के हवाले से बात चल रही है और बहुत मजा आ रहा है मिस गजाला के साथ। और जिस तरह से वो बात कर रही है, अगेन मैं बात करूंगा, एनर्जी इज अ मैचलेस, एनर्जी इज सो अमेजिंग। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनसे और मजीद बात करूं। किसी अगले टॉपिक पे जाने से पहले हम चाहते हैं थोड़ी सी रोशनी ई पर्सनल पे डाल देते हैं। ई पर्सनल के हवाले से जो टाइम ट्रैक्स आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, आपका जो से एक्सपीरियंस हो रहा है या जो आपके लोग यूज कर रहे हैं, उनके क्या व्यूज हैं रिगार्डिंग ई पर्सनल बाय टाइम ट्रैक्स के हवाले से। अच्छा, ई पर्सनल की अगर मैं बात करूं तो आई वांट टू डिफाइन इट फर्स्टली, कि थोड़ा सा इसको हम एलाबोरेटली डिफाइन करें कि व्हाट इज ई पर्सनल वर्ड। सो ई पर्सनल बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ डेटाबेस। जैसे किसी दौर में फाइल्स बनती थी, आप एम्प्लॉयज़ का सारा रिकॉर्ड एंड डेटा लगाते थे और अपने पास एक्सेल शीट में लोगों की डिटेल्स रखते थे कि आपके पास कितनी मैन पावर है, व्हाट्स योर टोटल नंबर ऑफ मैन पावर, व्हाट्स देयर क्वालिफिकेशन, देयर होम एड्रेसेस एंड देन कॉम्पनसेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ई पर्सनल बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ डेटाबेस ऑफ योर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, HR प्लानिंग, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं। एक उसका साइड है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद रिगार्ड टू हायरार्कीज एंड ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन क्या है, कितनी आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, क्या आपके पास डेजिग्नेशंस हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, क्या हायरार्किकल लेवल हैं। एक आप ये डिफाइन कर रहे होते हैं, दूसरा आप उसके अंदर उन्हीं पोजीशन पे बैठे हुए जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डेटाबेस मेंटेन कर रहे होते हैं।
सो ई पर्सनल इज बेसिकली डेटाबेस ऑफ योर HR डिपार्टमेंट, आपकी मैन पावर का। जब हम ई पर्सनल में टाइम ट्रैक्स की पर्टिकुलरली बात करें तो वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन ओवर हियर इज कि इनका डेटाबेस बहुत अच्छा है। देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर की अडॉप्टेशन की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आप उस सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट कर रहे हो तो जिन फॉर्मेट्स में आप डेटा दे रहे होते हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर है क्या, इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग, इट्स नॉट एन एंटिटी विच इज़ लिविंग कि कुछ आप गलत दो तो पॉपअप कर दे कि समथिंग इज रॉन्ग। आप सॉफ्टवेयर को जो देते हैं वही आउटपुट निकलता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अच्छा, गुड इन गुड आउट भी है इसका। ये गुड इन गुड आउट। हाँ, चलिए अच्छी चीज को लेते हैं। मैं ओके, अच्छा देंगे, अच्छा चीज आ जाएगा, अच्छा चीज आ जाएगा। सो आपने इनके फॉर्मेट और जो इनका पर्सनल सिस्टम है वो इतना एक्यूरेट है कि आप कोई भी इररिलेवेंट डेटा या जैसे ही कोई डेटा आपका ड्यू टू ह्यूमन एरर गलत जा रहा है, लेट्स से NIC नंबर है, फौरन से पॉपअप हो जाएगा कि दिस इज नॉट राइट। सो वो गलती जो आप शुरू में करते हैं उसका इम्पैक्ट जाके मे बी बिल्कुल एंड में आपको पता चलता है और उसका इम्पैक्ट वहाँ आता है और रिपोर्टिंग में डिफरेंसेस आते हैं, वो आपको शुरू में ही पॉपअप हो गया है। लेट्स से NIC गलत बताया, जब आप बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं पेरोल की तो सैलरी ट्रांसफर नहीं होगी बिकॉज उस गलत NIC भी बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो वो गलती जो 5वें मॉड्यूल में जाके उठानी थी वो आपको पहले मॉड्यूल में मिली। सो फर्स्ट स्टेप अगर आप गलत ले रहे हैं, वही पॉपअप हो गया कि आप गलत स्टेप ले रहे हैं, इसको ठीक करें। दैट इज वेरी, यानी कि टाइम ट्रैक्स सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपका जो है स्कूल टीचर या यूनिवर्सिटी टीचर ये गलती हो रही है अभी। हाँ, मैं एक इंटर्नी को बिठा के भी अगर डेटा एंट्री करवाऊंगी और अगर वो कोई गलती करेगा तो उसी वक्त उसको आइडिया हो जाएगा आई एम गोइंग रॉन्ग। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एम्प्लॉय ट्रस्ट फैक्टर भी आपका बढ़ेगा। मुझे पता है कि जहाँ डेटा जो आए सबमिशन करने के लिए ये डेटा बिल्कुल ठीक हो, सिस्टम सबमिट नहीं करेगा, सिस्टम ने आगे ही नहीं जाने देना डेटा। सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर कि इनका जो डेटाबेस सिस्टम है वो एब्सोल्युटली मार्वेलस। दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन जिसके ऊपर आप बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे होते हैं, लेट्स से आप ये कहते हो कि जी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन में 10 डिपार्टमेंट हैं, ऊपर ये मैनेजमेंट है, नीचे डिपार्टमेंट में ये हायरार्कीज बनी हुई हैं, वो इतनी वेल डिफाइंड है कि आपका जो HR प्लानिंग है विच इज़ द कोर ऑफ HR, बिकॉज एवरीथिंग विच सारे HR प्रोफेशनल्स को पता है कि HR प्लानिंग इज़ द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट। वहाँ से ही आपका पूरा सिस्टम चलता है, जहाँ आप ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन कर रहे होते हैं और आप ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपके पास क्या मैन पावर होगी, किस कैटेगरी की मैन पावर होगी और किस किस जगह क्या उसके बजट होंगे जो आपको फाइनेंस से मिल रहे होते हैं नंबर्स। सो वो बहुत वेल डेवलप्ड है, जिस पे आप पूरी HR प्लानिंग अपनी कर रहे होते हैं। आपको अपनी स्किल इन्वेंट्री पता चल रही होती है, आपके ऑन अ सिंगल क्लिक इनका एनालिटिक्स इतना अच्छा है कि ऑन अ सिंगल क्लिक यू कैम टू नो कि आपके पास कितनी जेंडर डाइवर्सिटी है। आई मीन अगर मुझे आज मेरी मैनेजमेंट कहती है, क्योंकि आपको पता है ना कंप्लायंसेस पाकिस्तान के कि आपने यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन पोर्शन ऑफ फीमेल मेल रेशो, देन एज की बेसिस पे आप आजकल तो जनरेशनल डाइवर्सिटी पे भी बात हो रही है कि कितनी जनरेशन Z है आपके पास, कितनी जनरेशन X है। ऑन अ सिंगल क्लिक मेरे पास वो डेटा आ जाता है। तो ई पर्सनल इज़ द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड डेटाबेस है इनका ई पर्सनल का। तो मैं अगर रेट करूँ टाइम ट्रैक्स को 10 आउट ऑफ 10 नंबर्स में दूंगी कि बिकॉज दिस इज़ द बिगनिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर जो बहुत अच्छा बना हुआ है और इनका ई पर्सनल अच्छा है। और वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें ई पर्सनल की तो उसकी इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बताई दी कि दिस इज समथिंग जहाँ से आप बेसिकली स्टार्ट ले रहे होते हैं, जहाँ से आपका सब सिस्टम ने आगे चलना होता है। सो दैट्स द रोल ऑफ ई पर्सनल ओवर। तो ई पर्सनल के हवाले से हम बात करें, आपने बहुत सारे और भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, तो टाइम ट्रैक्स 10 आउट ऑफ 10 जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस। और मुझे आपकी दूसरी बात याद है कि मैं दूसरा मौका नहीं देती। मुझे तमिल मूवीज़ करना थोड़ा बहुत वो फील आ गया कि तमिल मूवीज़ में ऐसा होता है कि मैं बस एक ही मौका देता हूँ, दूसरे के लिए वो रहता नहीं। हाँ, सो लेट्स टॉक अबाउट द ई अटेंडेंस, लेट्स डिस्कस समथिंग कि ई अटेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात करते हैं। जो वर्कफोर्स मैनेजमेंट है और उनकी एक्यूरेसी को मैनेज करना, उनके डिस्क्रिपेंसीज को मैनेज करना, ये सब टाइम ट्रैक्स आपको कैसे ऑफर करता है ई अटेंडेंस में बेसिकली? अच्छा, ई अटेंडेंस इज द मोस्ट, आई मीन अगर सिर्फ मैं ई हटा दूं और सिर्फ अटेंडेंस की बात करूं, राइट, दिस इज द मोस्ट कम्बरसम प्रोसेस ऑफ HR। और आई कैन रिकॉल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ 25,000 लोग थे मेरे पास, और उन 25,000 लोगों को मैनेज करने के लिए, अटेंडेंस को मैनेज करने के लिए मुझे 2 से 3 रिसोर्सेज सिर्फ अटेंडेंस के लिए रखने होते थे। बिकॉज अब प्रॉब्लम ये होता है कि वॉल्यूम, फिर पाकिस्तान में सिस्टम को उतना फॉलो नहीं किया जाता, हर कोई जानता है कि किस तरह अटेंडेंस को इधर उधर करना है। सो ये एक बड़ा कम्बरसम प्रोसेस होता था। अब जब मैं इसके साथ ई लगा देती हूँ ना, तो इससे ज़िंदगी आसान कर दी है, नो डाउट अबाउट इट कि ई अटेंडेंस ने आपकी ओवरऑल
एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड को, एचआर के ओवरऑल वर्कलोड को काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। अब जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं, ई अटेंडेंस डिजिटल सोल्यूशंस की बात करते हैं, तो 3-4 फैक्टर, सबसे पहले इसके बेनिफिट्स पे बात करते हैं और फिर मैं बात करूँगी कि व्हाट आर द रीज़न कि मैं टाइम ट्रैक्स की ई अटेंडेंस को बहुत ज़्यादा जो है वो रेटिफाई कर रही हूँ और सर्टिफाई कर रही हूँ कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा, अगर हम ई अटेंडेंस की ओवरऑल बेनिफिट की बात करें तो नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड आपका कम हो जाता है। नंबर 2 आपकी वेल डिफाइंड पॉलिसीज आ जाती हैं, क्योंकि आपकी मेजरली जो आपके लोगों का जो भी एचआर के साथ इंटरेक्शन है, उनका मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि जी हमें एचआर की पॉलिसी की का पता ही नहीं है कि क्या पॉलिसी है अटेंडेंस की। तो एटलीस्ट योर अटेंडेंस पॉलिसी इज जस्ट अवेलेबल ऑन देयर सिंगल क्लिक कि दिस इज द पॉलिसी। ट्रांसपेरेंसी, यस, एक्यूरेसी, बिकॉज आपका सब कुछ उनके मोबाइल में है। अब मतलब उन्होंने अपने मोबाइल से अटेंडेंस लगा सकते हैं, तो हर चीज उनके हाथ में है। दे आर कंट्रोलिंग देयर ओन अटेंडेंस, सो इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी दे हैव टू गिव आंसर टू देयर डिस्क्रिपेंसी। और दूसरा वो चला गया, सो वो आंख नहीं चल रही है, वो कार्ड नहीं चल रहा, अंगूठा नहीं चल रहा, सब खत्म, एवरीथिंग इज ऑन द मोबाइल, ऑन योर, आई मीन आप कहाँ खड़े हुए हो। उस पर हम बात करते हैं कि इनकी फीचर्स में कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं जिस पे मैं बात करती हूँ, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। अच्छा, ट्रेडिशनल जो अटेंडेंस सिस्टम है, इवन ई अटेंडेंस में भी कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम है। कुछ ई अटेंडेंस से जो बड़े पुराने थे, पुराने दौर में थंब मार्क कर दिया। अब थंब मार्क, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोई किसी का अंगूठा काट के ले गया और मार्क कर दिया, जैसे वो पुरानी फिल्मों में वो मरे हुए का जो ना वो अंगूठा लगाते, वो नहीं, लेकिन बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हो जाती थी। अब बात उससे आगे चली गई है। अब बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन हैं मार्केट में जिसमें फेस रिकग्निशन होता है और उसके थ्रू लोग आता है। तो बेनिफिट की मैं बात कर रही थी, ट्रांसपेरेंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ लीव पॉलिसी, यू कैन सी द वेलबींग ऑफ योर एम्प्लॉय, लोग कितनी लीव्स ले रहे हैं, लोग अटेंडेंस कितनी रेगुलेटेड है, कौन है जो जल्दी आ रहा है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे उसका जो इम्पैक्ट आता है, डिसिप्लिन पता लग रहा है, पता लगेगी, हमें ये पता चलेगा कितनी लीव्स कंज्यूम हो रही हैं और इसे आप पूरा डेटा मैप भी कर सकते हैं। जबरदस्त है ये। अच्छा, अब अगर मैं इनके सॉफ्टवेयर की बात करूँ, जो टाइम ट्रैक्स के सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ, तो मेरा कोई आज से 1 डिकेड बिफोर मेरे पास एक रिक्वायरमेंट थी। आई वॉज वर्किंग फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी जहाँ हमारे पास पैन पाकिस्तान फील्ड स्टाफ होता था। प्रॉब्लम ये आती थी कि वो जो हमें अटेंडेंस भेजते थे उस पर मैं रिलाई नहीं कर सकती थी। मुझे नहीं पता वो फील्ड स्टाफ अपनी फील्ड की लोकेशन पे गया या नहीं गया, लेकिन उसकी ऐप प्रेजेंस आ रही है और फिर बाय द टाइम हमें ये भी पता चलता था वो जाता ही नहीं है। सो मैनेजमेंट उस वक्त एक इस चीज़ को बड़ा चैलेंजिंग ले रही थी कि सबको कैसे कंट्रोल करेंगे। उस दौर में आई रिकॉल कि हमने एक टेलीकॉम कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था और फिर हमने सारी फील्ड फोर्स को सिम दी थी और उन्होंने कहा था हमने ये कहा था, ये उस पुरानी बात है कि जी आप ये मोबाइल सिम यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम आपको ट्रैक करेंगे। और वो कंपनी हमसे काफ़ी अच्छा हैंडसम अमाउंट चार्ज कर रही थी टू प्रोवाइड दिस सर्विस। बट अभी रिसेंटली मैंने टाइम ट्रैक्स का ई अटेंडेंस जब मॉड्यूल लिया तो मैंने इनसे यही प्रॉब्लम शेयर की कि मुझे अपनी फील्ड स्टाफ के लिए, दोज हु आर वर्किंग पैन पाकिस्तान, लाहौर है, इस्लामाबाद ऑफिस है, एंड दे आर वर्किंग विद डीलर्स, कोई डीलरशिप पे जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, तो उसका मैं कैसे ट्रैक करूँ कि दे आर एक्चुअली गोइंग टू देयर लोकेशन और नॉट। तो इन्होंने मुझे एक सोल्यूशन दिया विच वॉज ई मोबाइल अटेंडेंस। ई मोबाइल अटेंडेंस, ओके। अब उसमें पूरा जो सिस्टम था अटेंडेंस का, वो एक एप्लीकेशन के थ्रू हमने उनको इंस्टॉल करवा दिया उनके मोबाइल्स पे, और वो एज गुड एज जैसे आप ऑफिस में आते हो और अपना फेस रिकॉग्नाइज करते हो या थंब मार्क करते हो, क्लिक करके वो अपनी अटेंडेंस लगाते थे। और वो इतना अच्छा जियो फेंसिंग था उनका कि आई कैन ट्रेस देम आउट कि वो एक्चुअली उसी लोकेशन पे है या नहीं, बिकॉज लाइव लोकेशन दिखाता था सिस्टम, वो कहाँ खड़े होके वो अटेंडेंस मार्क कर रहे थे। एंड टू योर सरप्राइज बहुत सारे मैंने ऐसे पकड़े जो घर में बेड पे बैठ के और मैं कहती थी यार तुम घरों में बैठ के अटेंडेंस लगा रहे हो और तुम लोग कह रहे हो कि हम ऑफिस में आ रहे हैं। सो मुझे तो बड़ा मजा आता था, मैं तो फिर उसको यूज करती थी और मुझे तो आई मीन लिटरली आई वाज एंजॉयिंग कि यार व्हाट अ फीचर। और मजे की बात ये कि अभी रिसेंटली उन्होंने उसमें ही फेस रिकग्निशन का भी ऑप्शन देते हैं कि आप मोबाइल पे क्लिक कोई भी कर सकता है आपके उस अटेंडेंस को, फेस रिकग्निशन एंड देन जियो फेंसिंग। और ये जो सॉफ्टवेयर की अभी बात कर रहे हैं, तो मेरा एक प्रीवियस टोबैको कंपनी से रिलेशनशिप था FMCG से, तो उसमें मैं भी इसका यूजर हूँ क्योंकि मैं रीजनल टीम लीडर था। अच्छा, तो आपने कितना बंद किया होगा?
अच्छा ऐसा में बंद नहीं किया, हम क्या करते थे, जो लोकेशन थी उस लोकेशन में हम कहते हैं हम पहुंच रहे हैं, तो उसमें हमें एक टाइम दिया गया था 200 to 400 मीटर्स का रेडियस था कि अब अगर आप अपनी ब्रांच की पहली लोकेशन जो टैग होगी आपको उसके आसपास पहुंचते हैं तो वहां जाके भी आप अपनी फेस रिकॉग्निशन असेसमेंट सेल्फी लें। वो जो सेल्फी वो गैलरी में नहीं जाएगी, वो आपकी सर्वर पे अपलोड होगी और जैसे वो अपलोड होगी आपका सबमिट होगा। अच्छा आपने वो लगा तो दी है, जब आप घर जाएंगे तो आपको किसी न किसी ब्रांच में या टैग वाली ब्रांच जो आपने टैग की हुई है उसमें वापस जाना पड़ेगा, तब आपका साइन आउट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, साइन इन किया, साइन आउट नहीं किया, तो इसका मतलब पूरा दिन आप नहीं आए। सो मैं मतलब रिलेट कर सकता हूँ कि ये साउथ अफ्रीकन बेस्ड कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया। इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव, बट आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेड इन पाकिस्तान, मेड फॉर पाकिस्तान ये सॉफ्टवेयर बना दिया। जबरदस्त, एक्सीलेंट। मैं तो उनसे कहती हूँ यार ये तो लोगों ने कमाल कर। तो यानी कि वो जैसे कहते हैं ना कि हर खबर पर नजर टाइम ट्रैक्स, तो मुझे लगता है साबित कर दिया इसने। हाँ, अमेजिंग। सो अभी हम ई अटेंडेंस के बारे में जो हमने लर्न किया, जो सीखा, और मुझे लगता है कि सारी चीजें ऑफ कोर्स टाइम ट्रैक्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई यू आर स्पीकिंग अबाउट गुड वर्ड्स अबाउट हिम। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ई लीव्स। ये भी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, ई लीव्स का मसला। टाइम ट्रैक्स कैसे आपने सॉल्व कर, ये कौन मसला है? अच्छा, अगेन देखें, ई लीव को सबसे पहले तो हमें समझना है कि ट्रेडिशनल लीव सिस्टम एंड मॉडर्न लीव सिस्टम एंड देन ई लीव सिस्टम, राइट। ट्रेडिशनली क्या होता था, रजिस्टर होते थे बड़े बड़े, उसमें जी लीव लगा दी, बता दिया बॉस को, सेटिंग है तो ओके, नहीं है तो चल गया। बेनिफिट सबसे पहले, ई लीव सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट, यू हैव अ वेल डिफाइंड लीव पॉलिसी ऑन योर पोर्टल। यू नो हाउ मेनी लीव्स यू हैव, आपने कितनी कंज्यूम कर ली है, कितनी रहती हैं। नंबर 2, यू कैन डू ट्रेंड एनालिसिस ऑफ योर एम्प्लॉयज, हाउ मेनी लीव दे आर टेकिंग, what's the ratio of sick leave, what's the ratio of casual leave, so that you check the well-being of your employees. If someone is taking a lot of sick leaves, you need to check them out. Being HR, it's your responsibility to be sympathetic towards your employees. If they are not feeling well, their well-being is disturbed, you need to check them out. So these trends give you a handsome amount of idea that what your employees are experiencing at the moment, right? Readily available reports, क्योंकि मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में आप अपने मैन पावर की एब्सेंस रेशियो भी डिस्कस कर रहे होते हैं, और एक अच्छा एचआर वो होता है जो अपने एब्सेंस रेशियो को कंट्रोल करे। Yes, because absence is a big cost for the company. Absence is a big cost. और उससे बड़ा कॉस्ट छुट्टी ना लेना is also a big cost. क्योंकि जैसे मैंने बताया कि HR is in the forefront and the middle of employee and employer. If any of your employee is not taking leave, you should ask them why you are not going on leave. You're a human being. You're not a machine. Even machine requires छुट्टियां नहीं करता. I have a very different view. Why you are not taking leaves? Go and enjoy your annual leaves. Go for 15 days. Yes. So you can check the trend of your people, that how they're behaving as far as leaves are concerned. How they are enjoying their leave, they're not taking leave, or they're taking too much leave. You can monitor it. Having a very transparent policy for each and every person available on the portal. They can read it anytime. If they have any question related to them, they can come to HR. But obviously, your administrative burden has been reduced because everything is available on portal. Absolutely. So these are something which I'm saying कि HR के जो burden reduce हो गए हैं और उसके benefit है. अब जब हम बात करते हैं e-leave system by time track. Right. अच्छा, e-leave system इनका काफ़ी एक अच्छा well established किस्म का e-leave system है, जिसको मैंने जब एक्सपीरियंस किया, एक तो कैलेंडर पूरा इनका दिख रहा होता है उसके अंदर। सो आपको पता चल जाता है कि किस डेज पे, किस कैलेंडर पे अगर किसी ने छुट्टी ली तो उसमें कोई गैजेटेड आसपास तो नहीं आ रहा, कोई सैंडविच पॉलिसी तो नहीं बन रही, तो पॉलिसीज को बड़ा अच्छा टेकन केयर कर रहे हो। कस्टमाइजेशन बहुत अच्छी है, बिकॉज देखिए पाकिस्तान के अंदर अगेन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, पाकिस्तान में आपको पता है कि जो एम्प्लॉयमेंट लॉज है उसमें सर्टेन नंबर ऑफ लीव्स अलाउ की नहीं है, विच इज़ मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू गिव टू द एम्प्लॉय, जैसे 8 sick leave, 8 casual leave and 14 annual leave. These are the mandatory requirement by the law. So you need to be compliant on that. एक तो compliance और regulatory के burden से आप निकल जाते हो, because आपका system उस चीज़ को manage कर रहा होता है कि minimum इससे नीचे तो आप जा ही नहीं सकते. बिल्कुल सही. Right? अगर आपके पास विजिट होता है, कोई फैक्ट्री विजिट होता है, या आपके पास कोई लेबर डिपार्टमेंट का विजिट होता है, तो आप सिस्टम से कंप्लाइंट है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। रजिस्टर दिखाना जो जिस पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है कि ये तो शायद पता नहीं ठीक है अभी या नहीं, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द सिस्टम। आप उनको दिखाते कि जी वी आर कंप्लाइंट एज फार एज लीव्स आर कंसर्न। दूसरी चीज़ ट्रांसपेरेंसी, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के लोगों का ट्रेंड और रेशो क्या है लीव अवेल करने का। तीसरा इनका जो मैंने आपको बताया कि जिस तरह टाइम ट्रैक्स का
ई लीव सिस्टम है जिसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ लीव्स, उसका रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है, रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है, बिकॉज वेन एवर यू रिक्वायर डेटा रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ मैन पावर ऑन एनी पर्टिकुलर डे, लेट्स से अभी रिसेंटली वी डन इन एक्सरसाइज कि हमें सैटरडे ऑफ करना था, तो हमने बड़े अच्छी जस्टिफिकेशन मिली उन रिपोर्टिंग के थ्रू कि हमारे ऑलरेडी वर्कफोर्स कम होती है, वी हैव सर्टेन बेनिफिट इन दिस इफ वी यू नो हम अपनी प्रोडक्शन को ऑफलाइन कर दे सैटरडे, और रादर देन ब्रिंग इन फ्यू पीपल एंड हैविंग 100% कॉस्ट फॉर द डे। सो इस तरह की चीज़ों के लिए, इन एक्टिविटीज़ के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करने के लिए, प्रपोजल मैनेजमेंट को देने के लिए आपके पास बैक एंड डेटा बहुत अच्छा है, यानी कि बिकॉज आप टीचर्स पे बात कर रहे होते हैं। e-leave system gives you the strategic financial impact as well on the company. Excellent. यानी कि इनके एनालिटिक्स इतने इंपॉर्टेंट है कि उनके एनालिटिक्स कोरिलेट करते हैं आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस और आपका ओपेक्स एंड कैपेक्स को भी मॉनिटर करने में आपकी मदद करते हैं। एक्सीलेंट आइडिया। और आपकी प्रपोजल्स को वेटेज मिल जाती है ना जब आप नंबर्स पे बात करते हैं, बिकॉज हमेशा एचआर से एक ही प्रॉब्लम होती है कि एचआर नंबर्स की बात नहीं करता, एचआर कभी भी फाइनेंसिस की बात नहीं करता। तो हम नंबर्स और फाइनेंसिस के साथ डेटा बैकअप जब देते हैं, मैनेजमेंट के सामने रखते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है, हमारे प्रपोजल्स की वैल्यू बढ़ जाती है जब नंबर्स के साथ हम बात। सो विल स्मिथ के बाद मिस गजाला इज गुड विद नंबर्स एंड गुड विद पीपल, गुड विद मी। हम एक जो ब्रेक से पहले एक ई पेरोल का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन एंड कंपैटिबिलिटी पे बात करेंगे। सो टाइम ट्रिक्स के हवाले से ई पेरोल सिस्टम को हम एक्सप्लोर करते हैं और इनकी क्या एफिशिएंसीज हैं, आपको ये सिस्टम कैसे एक्यूरेसीज प्रोवाइड करता है, और जब आप पेरोल सिस्टम की बात करते हैं लोगों को क्या फ़ायदा होता है एट ऑन दी होल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ई पेरोल सिस्टम से क्या बेनिफिट हुए और क्या एफिशिएंसीज इम्प्रोवाइज हुई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ई पेरोल को थोड़ा सा डिफाइन कर लेती हूँ। ई पेरोल बेसिकली अगर उसकी डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली दिस सिस्टम मैनेज कंप्यूट कॉम्पनसेशन, और ये बेसिकली लिंक होता है आपके टाइम, लीव और पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। तो ये आपका 4th मॉड्यूल होता है और कहीं पे 5th होता है अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो ये आपका 5th मॉड्यूल होता है, जो पुराने जिन भी अब तक में मॉड्यूल्स को हमने डिस्कस किया है उन सब से डेटा आके यहाँ प्रोसेस हो रहा होता है। इस मॉड्यूल की, इस पर्टिकुलर डिजिटल सोल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डायरेक्ट फाइनेंशियल्स को हिट कर रहा होता है और एम्प्लॉय मोटिवेशन को भी हिट कर रहा होता है। अच्छा, वो तो मैं अभी सेकेंडरी बात करती हूँ ना। मैं अगर डायरेक्ट मॉनेटरी इम्पैक्ट की बात करूँ तो ये डायरेक्ट आपकी मॉनेटरी इम्पैक्ट को हिट कर रहा होता है। और इस मॉड्यूल में या इस पर्टिकुलर स्टेज और प्रोसेस में एचआर की मिस्टेक ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल लॉस दे सकती है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 25,000 लोगों और उसकी कॉम्पनसेशंस को मैन्युअली कैलकुलेट करने में ह्यूमन एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंट्री जहां रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हर दूसरे महीने टैक्स के अंदर चेंज आ रहा होता है, हर दूसरे हफ्ते आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट लॉज, जिसमें EUBI आ गया, CC आ गया, बाकी आपके जो टर्मिनल बेनिफिट्स हैं उसके अंदर चेंज आ रहे होते हैं। तो वहाँ उन सारे चेंजेस को मेमोराइज करना, उसको याद करना, रिकॉग्नाइज करना, एग्जीक्यूट करना बाय अ ह्यूमन बीइंग इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो सिस्टम आपको वहाँ फैसिलिटेट कर रहा होता है कि सिस्टम आपको खुद ही बता देता है कि दीज आर द चेंजेस व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एंड नाउ थिंग्स आर बीइंग कैलकुलेटेड एंड कंप्यूटेड बेस्ड ऑन दोस न्यू चेंजेस। लेट्स से अभी रिसेंटली एक टैक्स का चेंज आया, जो आपकी 23-24 का जो टैक्स का जो स्लैब है वो चेंज हुए हैं, जिसमें कुछ टैक्स बढ़ाए हैं, कहीं पे सेम भी रहे हैं, कुछ स्लैब पे टैक्स बढ़े हैं। अब वो चेंज 25,000 या 30,000 लोगों की मैन पावर की कंपनी में उस चेंज को हर एक की कॉम्पनसेशन के अकॉर्डिंगली उसको कंप्यूट करना इज वेरी कम्बरसम रोल। सो ई पेरोल सिस्टम आपको एडवांटेज ये देता है कि ऑटो कैलकुलेशन पे ही सिस्टम उसको कैलकुलेट करता है। एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी भी प्रोवाइड, एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी उसी वक्त प्रोवाइड हो गए जब आपके सिस्टम में जैसे ही चेंज आया उसने उस चेंज को अडॉप्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। सो ई पेरोल सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन द होल ऑल एचआर प्रोसेसेस। अब जब इनके ई पेरोल सिस्टम की बात करें तो इनकी बड़ी अच्छी फीचर्स हैं, जिसमें ये जितनी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है इसको बड़ा अच्छा कैटर किया गया है। और लोकली जो हमारे लॉज है उनको भी कंप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल कंप्लाई कर रहे हैं। जब भी कोई चेंज आता है हमें कुछ बैक एंड विंडोज दी जाती है जिसमें जो भी चेंजेस हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, और वो इनकॉर्पोरेशन जिस रिक्वायर्ड पर्सनल पे लगनी होती है उस पे वो ऑटोमेटिकली जाके हिट करती है और उसको एग्जीक्यूट कर देती है। लेकिन हम जिन ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे बड़े सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, वहाँ टाइम ट्रैक्स का नहीं है, लेकिन वो तो कहते हैं ये तो IT बैकएंड पे करके देता है, हमारे पास ऑटो कैलकुलेट होता है।
लेकिन यह कैसे हो रहा है? देखिए आईटी, बिल्कुल आपका आईटी डिपार्टमेंट उसके अंदर चेंज ला रहा होता है, लेकिन वो चेंज लेट्स से आपकी 4 स्लैब हैं टैक्स की, वो 4 स्लैब ऐड करती है। अब उन 4 स्लैब में कौन सा एम्प्लॉय किस स्लैब में फॉल कर रहा है? 25,000 एम्प्लॉय किसी एक स्लैब में फॉल नहीं करेंगे। 25,000 एम्प्लॉयज में कोई हो सकता है 150 इंडिविजुअल्स जो हैं, पर्सनल जो हैं, वो स्लैब 1 में फॉल कर रहे हैं, वो 200 स्लैब 2 में फॉल कर रहे हैं। तो ये कैलकुलेट करना is the main physical and mental dexterity. Very tedious and hectic. It requires a lot of efforts and administrative work and personnel. You require to do this computation if you're doing it manually. So e-payroll system basically gives you an idea. You just need to provide them a formula, and this particular module compute that formula according to the personnel and their compensation. Excellent. सो मैडम बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। ऐसा लगता है, मैं आपको लगता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, तकरीबन 7 कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। पता है आप इंडायरेक्टली क्या कर रही हैं? जो मैं मॉड्यूल खड़े होकर पढ़ाता हूँ, मैं कहूँगा पहले मैडम का सुनो, बाद में पढ़ाऊंगा। सो छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम। ब्रेक के बाद अगली बात करेंगे हम इंटीग्रेशन एंड कॉम्पेटिबिलिटी पे, यूज़र एक्सपीरियंस एंड सिक्योरिटी डेटा। बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करते हुए। मैंने वो गलत नहीं कहा, अगर आपको गलत लगा मैं दोबारा रिपीट करूँगा। दैट इज़ कॉल्ड वॉट? द ओशन ऑफ नॉलेज, the loads of skills and amazing ability that you are defining. So amazing, and बहुत मजा आ रहा है आपके साथ। ब्रेक के बाद मिलते हैं थोड़ी सी। Thank you very much. God. Welcome back to Tutor in Tax, powered by Time Tracks. बहुत जबरदस्त गुफ्तगू हो रही है जिसमें हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं ई पर्सनल, ई अटेंडेंस, ई पेरोल के हवाले से, और उसमें मैं समझ रहा था कि हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, लेकिन जो ज्ञान है, जो इल्म है, वो मल्टी डायमेंशनल तरीके से हमें मिल रहा है। सो माय यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड माय कोलीग्स एंड एसोसिएट्स, जो आप अभी हमारी पॉडकास्ट देखेंगे, मजीद जो हम इनसे बात करेंगे, सो बहुत बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स आने वाली हैं। पहले मैं आपको कहता था 30 मिनट की वीडियो देखिए, कम से कम आपको 1.5 घंटे का असाइनमेंट जब देखेंगे तो 4 घंटे का बन जाएगा, और आप रिग्रेट नहीं करेंगे। बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़ने में और सीखने में, बिकॉज जो हम कहते हैं ना, थ्योरी बहुत पढ़ ली हमने, किताबें बहुत देख ली, अब हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर सीखेंगे, और मिस गजाला हमें वही चीजें सिखा रही हैं जो वो प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट अपने हाथों से कर रही हैं। सो आइए जी बात करते हैं अभी आपसे कि सिस्टम्स बनाना बड़ा आसान होता है। बड़े महंगे महंगे सिस्टम मार्केट में हमने देखे हैं, उसमें कभी कभी हमने सुना है 10 करोड़ रुपए लग जाते हैं, कभी कोई कहते हैं 8 करोड़ रुपए लग जाते हैं, और जब हम यूज़ की बात करते हैं तो वो यूज़ हो नहीं पा रहा होता। उसके बाद कहते हैं इसको बंद करो, कोई और सिस्टम लेकर आओ। तो उसमें एक कॉमन टर्मिनोलॉजी हमने देखी है कि उसमें इंटीग्रेशन और कॉम्पेटिबिलिटी का बड़ा इशू होता है। तो पहले हम इस पर बात करेंगे, दूसरा हम आपसे यूजर एक्सपीरियंस की बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू दीज डिजिटल एचआर सॉल्यूशन इंटीग्रेट विद ईच अदर एंड विद एग्जिस्टिंग एचआर प्रोसेसेस। कैसे हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं? देखिए सबसे पहले तो वी नीड टू डिफाइन द टर्मिनोलॉजीज टू बेटर अंडरस्टैंड। सो अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि हाउ स्विफ्टली a system embed with other system. Right. That's the integration. And compatibility is how seamlessly they can interact and execute their work. So embedding of 2 systems into one and seamlessly operating them. So these are the 2 terminologies which are being used very commonly. I mean ये jargons बहुत ज़्यादा यूज होते हैं कि जी इंटीग्रेशन बड़ी अच्छी है और compatible, we are compatible with every kind of organization, every kind of system. तो ये your factor क्रिएट करने के लिए तो ये वर्ड्स ठीक हैं, बट इन प्रैक्टिकली जब आप इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जाते हैं तो compatibility और इंटीग्रेशन ही आपके पूरे सिस्टम को और पूरे प्रोजेक्ट को फेल करता है। somehow आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिस कर रहे होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट को फेल कर रहा होता है। तो अगर हम इंटीग्रेशन से स्टार्ट करें, इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले बिफोर टेकिंग और परचेजिंग अ सॉफ्टवेयर यू हैव टू कंडक्ट अ थॉरो रिसर्च एंड सर्वे विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन टू चेक व्हाट्स योर डिमांड, व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट, व्हाट्स योर करंट सिस्टम, हाउ द करंट सिस्टम कैन बी embedded into a new system, what challenges you can face, जिसमें आपका IT infrastructure play a very important role. देखिए एक वक्त था जब बड़े बड़े सर्वर्स लगते थे, पूरे के पूरे रूम होते थे जिसमें AC और चिल्लर चल रहे होते थे और सर्वर रखे जाते थे और उसमें डेटा स्टोर होता था। अब जब हम IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अब क्लाउड बेस्ड सिस्टम होता जा रहा है।
तो क्लाउड बेस्ड सिस्टम की अपनी कुछ नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्लाउड सिस्टम की अपनी कॉस्ट भी होती है। सो जब आप कोई भी सिस्टम परचेज करने जाएं तो सबसे पहले आपके अपने करंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपैटिबिलिटी को चेक करना है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर लेने जा रहे हैं क्या आपके करंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इम्पैक्ट हो सकता है। ऑब्वियसली एचआर पर्सनल्स कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ सर्वे। तो इस सिनेरियो में सबसे पहले आप एक प्रोजेक्ट टीम बनाते हैं और आपकी प्रोजेक्ट की टीम में आपकी फाइनेंस के लोग भी हों, प्रोजेक्ट के लोग भी हों, आईटी के रिसोर्स का होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दे कैन गाइड यू कि आपकी करंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपैटिबिलिटी किस सॉफ्टवेयर की हो सकती है, कितने कम बाइट्स के अंदर, कितनी कम स्पेस के अंदर बेटर परफॉर्म क्या कर सकता है। फिर हम बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की। तो आपके सिस्टम के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, आपका सिस्टम, आपका डेटा कहाँ जाकर इनकम्पैटिबल हो सकता है किस सिस्टम के साथ। तो यहाँ प्योरली आपका आईटी डिपार्टमेंट आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और अगर आप मेंटोरशिप में नहीं ले रहे आईटी डिपार्टमेंट को तो अलोन एचआर इज बाउंड टू फेल। सो सबसे पहले इट्स इंटेग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए, कंपैटिबिलिटी और इंटीग्रेशन के लिए आप अपनी प्रोजेक्ट टीम बनाएं और उसमें आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट के होने चाहिए जो एक सर्वे करें। बेसिकली ये सर्वे हो रहे होते हैं जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर को भी चेक कर रहे होते हैं, अपने करंट इकोसिस्टम को विद बजट, कि कितने बजट में आपने सब परफॉर्म करना है। और टाइम ट्रैक्स आपको जो है कंपैटिबिलिटी इंटीग्रेशन का क्या प्रॉमिस करता है और इन प्रॉमिसेस को कैसे कंप्लाई कर रहा होता है एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक जो बहुत अच्छी बात टाइम ट्रैक्स की है कि इनकी जो भी प्रोजेक्ट की टीम होती है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम होती है, उनके साथ आईटी के रिसोर्स भी होते हैं। तो जो आईटी के जार्गन्स है उनको एक आईटी पर्सनल ज्यादा बेहतर समझ सकता है रादर देन एन एचआर पर्सन और एचआर प्रोफेशनल। तो जो आईटी की इनकी टीम मेंबर होते हैं वो आपकी आईटी के रिसोर्स के साथ बैठ के उन कंपैटिबिलिटी और इंटीग्रेशन को पहले ही डिस्कस कर रहे होते हैं और जहाँ जहाँ चैलेंजेस आ सकते हैं उन इश्यूज को पहले ही रिजॉल्व करते हैं। लेकिन लेट्स से अगर आपकी करंट सर्विस स्पेस इतनी नहीं है और आपको क्लाउड पे स्पेस चाहिए तो उसकी कॉस्ट है, और कॉस्ट छोटी मोटी कॉस्ट बिल्कुल सही है। वो कॉस्ट ऐसी होती है जो अल्टीमेटली कहीं बजट पे जाएगी, कहीं सीएफओ और मैनेजमेंट के अप्रूवल में जाएगी, बॉटम लाइन वेट करेगी, आपकी बॉटम लाइन वेट करेगी। सो उसके लिए आपकी प्लानिंग कितनी अच्छी है और उसको आपने कितनी जल्दी उसको ऑर्डर करके उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया है, आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस को बहुत हद तक डिफाइन वहीं से किया जा सकता है। क्योंकि ये ऐसे ही है कि आपने बेस बनाई और आपने दीवार खड़ी कर दी, आपने बेस नहीं बनाई और दीवार वो दीवार गिरेगी। तो बेस इज द मेन। सो इंटीग्रेशन और कंपैटिबिलिटी का काम वहां से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो डेटा सिक्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी वेंडर से परचेसिंग करें, जिस भी वेंडर के पास जाएं, उसके जो फीचर्स हैं उसमें डेटा प्रोटेक्शन के फीचर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, वो कितना अच्छा डेटा प्रोटेक्शन की सपोर्ट दे रहा है कि आपका वो डेटा जो बहुत ही एचआर का जो डेटा होता है जिसमें कॉम्पनसेशन और बाकी चीज़ें भी होती हैं वो वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स होता है। आप देखते हो अगर ऑर्गेनाइजेशन पे अक्सर साइबर अटैक होते हैं जिसमें पूरी का पूरा उनका सर्वर चला जाता है या सिस्टम का डेटा निकल जाता है, और आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है साइबर अटैक। तो प्रोटेक्शन ऑफ डेटा सिक्योरिटी, और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यू नीड टू बी इन द अंडरस्टैंडिंग कि कहीं किसी स्टेज पे किसी एचआर टेक्नोलॉजी रिलेटेड पर्सन की मेंटोरशिप है या हेल्प की अगर आपको जरूरत पड़े, यू शुड हैव दैट बैकअप अवेलेबल। सो उसके बाद यानी कि कंपैटिबिलिटी इंटीग्रेशन डेटा की तो आपने बात कर दी, इम्प्लीमेंटेशन के क्या चैलेंजेस हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल आपने टाइम ट्रैक्स को ऑन बोर्ड किया होगा, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और चैलेंजेस थे उसको कैसे रिजॉल्व किया, और टाइम ट्रैक्स की क्या ऐसी सर्विस कैपेबिलिटी थी जिन्होंने आपको उन चैलेंजेस से बिल्कुल आज़ाद रखा और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो हमारा करंट एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको जब हमने माइग्रेट करना था सिस्टम पे, तो करंट सिस्टम के जो फॉर्मेट्स थे उनको कन्वर्ट करना उन फॉर्मेट्स में विच आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज। राइट। और वो अच्छा खासी डेटा था जिसको हमने कुछ सर्टेन फॉर्मेट्स में ला के फिर उसको अपलोड करवाना था। वो एक डेटा एंट्री का काफ़ी बड़ा चैलेंज था जिसमें ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ा, एंड दैट वाज रिक्वायरमेंट, बिकॉज जैसे मैंने बताया ई पर्सनल आपका स्टार्ट ही डेटाबेस से होता है, तो वो डेटाबेस अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेट बनाना और उसमें फॉर्मेटिंग की हेल्प इनकी तरफ से हमें काफ़ी अच्छी हुई। तो उसका एक इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारी जो मेंटल डेक्सटेरिटी थी वो कम हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव लोड हमारा कम हो गया, टाइम बहुत हद तक सेफ हुआ बिकॉज हम बहुत शॉर्ट डेडलाइंस में काम कर रहे हुए हैं। जब आप सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं तो पेरोल के साइकिल से पहले आपने लाइव अगर जाना है तो आपको वो सारा डेटा अरेंज करना है, अदरवाइज आपका पेरोल का साइकिल मिस हो जाता है। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, बट इन सबको ध्यान में रखते हुए बहुत
शॉर्ट टाइम पीरियड में अपने इम्प्लीमेंटेशन पे लेके जाना होता है, तो सो दिस रिक्वायर लॉट ऑफ इफर्ट्स एंड नो डाउट 100% सपोर्ट फ्रॉम द वेंडर. Last question of the day. What are the future trends? In what ways do you envision these digital HR tools evolving in the future? इस तरह के बहुत सारे और tools हैं. टाइम ट्रैक्स भी टूल्स नए नए जनरेट कर रहे हैं. इनकी सबसे अच्छी बात है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत स्पेंड करते हैं और रोज़ाना नया कुछ करते हैं. और मैं समझता हूँ ये नादिर साहब को क्रेडिट जाता है. और जब मैं लास्ट टाइम मिला तो एक होता है ना, कहते हैं कि रॉकेट ऊपर क्यों जाता है, तो कहते हैं कि उसके अंदर एक आग लगी होती है. सो मैं समझता हूँ नादिर साहब को बहुत एक आग लगी हुई है कि बस आगे बढ़ना है, और टीम में भी वही मोटिवेशन नजर आता है. You know that fire is very much required. Yes, it's very much required. So what are the future trends you predict कि टाइम ट्रैक्स आपको ऑफर करेंगे और उससे आपकी एचआर की प्रैक्टिसेस, एचआर की ऑपरेशंस और एचआर की ऑपरेशनल एक्सीलेंस मजीद इम्प्रोवाइज होगी, और कैसे होगी इस पर हम बात करते हैं एंड ऑफ द शो. आई बिलीव अभी रिसेंट फ्यूचर में जो सबसे बड़ा चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन फेस करने वाली है, पर्टिकुलरली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो इंडस्ट्रीज ने अभी एक बड़ा सीरियस किस्म का हॉल्ट देखा विद दिस इकोनॉमिक सिचुएशन. इंडस्ट्रीज ने बड़ा सीरियस हॉल्ट देखा, और उस हॉल्ट में हमारे जो भी फाइनेंशियल फैक्टर्स रहे उसमें ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसका इम्पैक्ट हमें अभी समझ नहीं आ रहा, बिकॉज वी आर इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म ना. जब हम इस स्टॉर्म से निकलेंगे तो हम देखेंगे क्या क्या बचा और क्या गया. हमारा जबरदस्त टैलेंट चला गया. तो आप किस पर्टिकुलरली आईटी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का और टेक्निकल फील्ड्स का चैलेंज तो चला गया. तो जब हम इस तूफान से बाहर निकलेंगे तो हमें पता चलेगा क्या क्या डैमेज किया है. उस वक्त जब हम हायरिंग की तरफ जाएंगे तो वहाँ टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स हमें कितने मिलते हैं, इस तरह से है. एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सीरियसली इम्पैक्ट करने वाला है एचआर के काम को. ओवरऑल मेरे ख्याल में बहुत सारी जगहों बहुत सीरियस किस्म की जॉब से सबको खा जाएगा, नो डाउट अबाउट इट. और एआई ने एचआर में तो बिल्कुल चेंज करने वाला है, बिकॉज देखिए अब जो काम रिज्यूम राइटिंग या रिज्यूम स्क्रीनिंग के लिए आप एक रिसोर्स से करवाते थे, अब वो सिस्टम करेगा. scroll.com था या मेरे ख्याल score.com था, सीवी डाले उसके अंदर वो उसके तकरीबन 25 एट्रीब्यूट्स को उठा के और वो आपको शॉर्टलिस्ट कर देगा. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू चेंज द फेस ऑफ हायरिंग. जॉब आधी खत्म. वो आपका वही इंटरव्यू प्रोसेस ही रहेगा. और आपको एक आइडिया होगा कि आजकल ऐसा होता है, बैंक से जो कॉल आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपको बैंक से कॉल की जा रही है, आपकी जो सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करें उसको आप 1 2 3 4 रेट कर दें. तो जो कॉल जाती है वो भी इस तरह से आपका कल 9 बजे 9:30 बजे इंटरव्यू आप यहाँ पहुँच जाएगा. यही बहुत जी बिल्कुल. आपको पता है ना, न्यूज एंकर सब तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने तो न्यूज एंकर जो है वो रोबोट रखी है. दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग. आपका जो मेरे साथ पॉडकास्ट हुआ है, I am live. मेरे स्टूडेंट ने मेरा पॉडकास्ट बना के लिंक्डइन पे डाल दिया. I'm live. So I'm a robot. But yes, बहुत सीरियस किस्म के चेंज आने वाले हैं जो आप जॉब की और एम्प्लॉयमेंट की टाइप्स को चेंज करने वाला है. एचआर रहेगा लेकिन एचआर को एआई बनना पड़ेगा. ये उनकी मजबूरी. That's I mean no doubt about ये होने वाला है, और ये इट्स अराउंड द कॉर्नर. ऐसा नहीं कि बहुत दूर की बात है, इट्स अराउंड द कॉर्नर. और मुझे लगता है कि टाइम ट्रैक्स भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए टाइम ट्रैक्स को, बिकॉज जितने कॉम्पिटिटिव ये हैं, आई एम श्योर ये कुछ ना कुछ. ये भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन नादिर साहब का एक पॉडकास्ट में आपको जरूर शेयर करूंगा. उस पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि द फ्यूचर टेक्नोलॉजी इज द न्यू नॉर्मल एंड द टाइम ट्रैक्स विल मेक द न्यू नॉर्मल. Made in Pakistan for made for Pakistan. Okay. Any last comment about the time tracks, about their team, about their brand? Then we end it. Well, नादिर साहब से मेरी जब भी मुलाकात हुई, very kind to me, बहुत अच्छे एक प्रोफेशनल हैं, और डिजिटल रेवोल्यूशन जिस तरह वो लेकर आए हैं पाकिस्तान में, नो डाउट अबाउट इट कि उन्होंने ही हैज़ रियली मेड अ डिंग इनटू द मार्केट. वो डिंग क्रिएट किया है, वो बस क्रिएट किया है, तो ऑब्वियसली ही हैज़ सम सब्सटेंसेस. टेक्नोलॉजी में नो डाउट दे आर डूइंग मार्वलस. आई विश देम ऑल द बेस्ट कि इसको और फर्दर कंटिन्यू करें. टीम इनकी हमेशा से सपोर्टिव रही है. मेरे ख्याल में टाइम ट्रैक जिस तेजी के साथ ऊपर जा रहा है, दे आर बाउंड टू सक्सीड. राइट, एब्सोल्युटली ब्रो. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. थैंक यू वेरी मच फॉर योर द अमेजिंग नॉलेज. और जैसे मैंने आपको कहा कि आप मेरे लिए क्या है, मैं आपको जैसे डिफाइन कर रहा हूँ, दोबारा डिफाइन करूँगा. You are a KSA for the HR fraternity. Thank you. The K for the knowledge, S for skills, A for ability.
आप अपने नाम का ना शॉर्टकट निकालें. What is the shortcut? It's a GK, general knowledge. जनरल So amazing general knowledge with Ghazala Kamal. Outstanding podcast. I've done a lot of podcasts. I'll share you other HR podcasts as well. But I rate your podcast one of the most outclass with the knowledge. Thank you very much. Thank you. In the Ranjit Kumar show, During Tech powered by Time Tracks, जिससे आप हम लोग सब मुस्तफीद हुए और आपका टाइम देने का बहुत. थैंक यू. आई एम श्योर इससे बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखेंगे. Thank you very much. God bless. तो मिलते हैं During Tech powered by Time Tracks के अगले पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ. Thank you very much. God bless you.